राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्या की, हिमाचल प्रदेश सरकार की जड़ें हिल गईं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। राज्यसभा चुनाव खत्म हुए, उनके नतीजे आने शुरू हुए, उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार तक बात पहुंच गई और बात यह पहुंची कि अब कांग्रेस की सरकार सुरक्षित बचेगी भी या नहीं। तुरंत बयानबाजियां शुरू हो गईं। भारतीय जनता पार्टी की ओर 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो सभी के सभी कांग्रेस के थे। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि हमारे पास तो 40 विधायक हैं, ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सांसद बनाना बेहद आसान होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने ये बयान दिया कि सुबह जो विधायक हमारे साथ बैठकर चाय पी रहे थे, शाम तक वही बागी हो गए और वो कहीं और जाकर के वोट करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिल्कुल बगैर उम्मीद के आए थे राज्यसभा चुनाव लड़ने, हर्ष महाजन, वो चुनाव जीत गए और राज्यसभा सांसद बन गए। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एक ओर उत्साहित हो गई और दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। खलबली इस वजह से क्योंकि जो विधायक उनके साथ अभी तक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और पूरी उम्मीद के साथ जो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाना चाह रहे थे, दरअसल उनकी जगह हर्ष महाजन पहुंच गए। हर्ष महाजन पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि हर्ष महाजन वही शख्स हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे, ठाकुर वीरभद्र सिंह, वो उनके बेहद करीबी रहे हैं और कहा जाता है कि वो उनके रणनीतिकार भी रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ये सारी बातें समझ नहीं पाई और जब हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे थे, तब उन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और अब जाकर के वही रणनीतिकार ऐसी रणनीति बना लेता है कि कांग्रेस पूरी तरह से उसमें उलझ कर रह जाती है और कुछ विधायक जो कांग्रेस के थे वो अपनी तरफ कर लेता है, क्रॉस वोटिंग होती है और खुद जाकर के राज्यसभा सांसद बन जाता है। फिलहाल अब राज्यसभा सांसद तो बन गए, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा संकट है वो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर आ गया है, क्योंकि जो 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से कुछ तो खुल करके ये कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी कि 6 विधायक वो और एक विधायक जो ठाकुर वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं यानी विक्रमादित्य सिंह, उनका कहना है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है और वो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार में विधायकों की सुनी नहीं जाती थी, इस वजह से हमने इस्तीफा दिया। और हालांकि अभी उन्होंने अपना कोई रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में अगर हम नंबर्स गेम पर ध्यान दें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कुल सीटें हैं विधानसभा की वो 68 हैं और कांग्रेस के पास हैं 40 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पास हैं 25 सीटें। अब ऐसे में 6 विधायक वो जोड़ लें जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, अगर वो भाजपा की ओर चले जाते हैं, और एक विधायक जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 7। अगर 7 विधायक चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर तो पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास नहीं रह जाएगा, यानी कि नंबर गेम हो जाएगा 33 वाला। और अगर जो विधायक या और जो भारतीय जनता के पास पार्टी के पास हो जाएंगे विधायक, वो 25 और 7 यानी कि 32। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायकों को अगर हम मिला लें, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर ही राज्यसभा चुनाव में वोट डाला है, उनको भी मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी का स्कोर हो जाता है 34। इसके अलावा एक आध विधायक का तो जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी कर ही लेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो पूरा समीकरण तैयार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि एक तरीका और है, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो कांग्रेस के हैं और अगर वो इन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं, तब जो आंकड़ा होगा हिमाचल विधानसभा का वो कुल सीटों का हो जाएगा 62 का, और तब जो बहुमत का हिसाब किताब होगा वो हो जाएगा 32 का। यानी कि तब कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं सुरक्षित रह सकती है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यपाल से ये मांग कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, विधानसभा में वोटों की गिनती कराई जाए, विधायकों की गिनती कराई जाए कि जो कांग्रेस सरकार है उसके पास बहुमत है या नहीं है। एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो विधायकों को साबित कर सकते हैं कि जितने विधायक चाहिए होते हैं बहुमत के लिए वो उतने विधायक ला करके खड़े कर देंगे ताकि उनकी सरकार बन सके। हालांकि सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि मैं योद्धा हूं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और पूरे 5 साल सरकार चलाऊंगा।
खैर, ये जो पूरा घटनाक्रम बना है, इसके पीछे का अगर हम कारण उठा करके देखें तो ये पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। करीब 15 महीने पहले जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब कांग्रेस लगातार ये बोल रही थी कि हम राज बदल देंगे। तो राज तो बदल गया और कांग्रेस की सरकार भी आ गई, लेकिन बीच में ही डगमगा रही है। अब सवाल यह है कि ये सरकार कितने और दिनों तक चल पाएगी। अब हमने पटकथा की बात इसलिए की क्योंकि जब चुनाव हुए और कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई, उसने 40 सीटें जीती, तब बातें ये उठने लगी कि ठाकुर वीरभद्र सिंह के परिवार से ही उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को क्यों ना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए और क्यों ना उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और क्यों ना विक्रमादित्य सिंह जो उनके बेटे हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वंशवाद का अपने ऊपर कीचड़ ना लगे, कीचड़ ना उछले, इससे दूरी बनाई और जाकर के दूर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ढूंढ निकाला, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। सरकार कांग्रेस वहां बच गई, उस पर वंशवाद का आरोप नहीं लगा। लेकिन अब आते आते जब 15 से 16 महीने खत्म हो गए, तब बात वहीं पर आकर अटक गई जो हमेशा से कांग्रेस का पीछा करती रही है, यानी कि वंशवाद वाली, परिवारवाद वाली बातें। अब प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए। उन्हीं के खेमे के उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह बगावत पर उतर आए हैं। और हमने कुछ दिनों पहले यह भी देखा था कि जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, सारे दलों को निमंत्रण गया था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह कहकर नकार दिया था कि मुहूर्त शुभ नहीं है और यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। ऐसा ही समाजवादी पार्टी ने भी कहा था, वो नहीं गए। लेकिन इन्हीं की पार्टी के हिमाचल प्रदेश के मंत्री जो पीडब्ल्यूडी में मंत्री हैं, यानी कि विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं एक ईमानदार हिंदू हूं, इसलिए मुझे भगवान राम में कोई राजनीति नहीं दिखाई पड़ती है। और वो बाकायदा अयोध्या गए, भगवान राम के सामने माथा टेका और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। अब राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, वो चाहे भक्ति से जुड़ा हो चाहे यूं ही हो, क्योंकि जब विक्रमादित्य सिंह गए तो तमाम कयास ये लगाए जाने लगे कि विक्रमादित्य सिंह कहीं ना कहीं पार्टी की लाइन से अलग भाग रहे हैं। ये बात तब समझ में आ गई थी कि विक्रमादित्य सिंह आगे चल करके कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाएंगे जरूर, और अब जाकर के वैसा ही हो रहा है। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी ये बातें उठी थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी। जब कांग्रेस चुनाव जीती थी हिमाचल प्रदेश में, तब भी ऐसी बात हो रही थी कि वीरभद्र सिंह जी के परिवार से ही मुख्यमंत्री क्यों ना किसी को बनाया जाए। तब भी ऐसी बात चल रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था वीरभद्र सिंह के खेमे से कि जो मेहनत है पूरी वो करी गई है वीरभद्र सिंह जी के जो समर्थक हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उन कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर उतर करके मेहनत की है, लेकिन उसका फल उनके परिवार को अब नहीं मिल रहा है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह को बड़ी मान मनोवल हुई, उनकी पत्नी यानी प्रतिभा सिंह की बड़ी मान मनोवल हुई और बाद में सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रतिभा सिंह को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन उनकी वो चाहत नहीं पूरी हुई जो उनके पति जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में हमेशा रहे हैं, तो उनकी पत्नी इस रूप में नहीं रह पाई और उनके परिवार में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी नाराज़गी जताई शीर्ष नेतृत्व के लिए। हमेशा ये कहा जाने लगा कि वीरभद्र सिंह जी के परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया और क्यों उनके परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं लाया जा रहा है, क्यों कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसी तमाम बातें हुई। उसके बाद जाकर के आपको जैसा कि पता है, हमने बताया कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जब सुक्खू मुख्यमंत्री बने तभी से एक नाराज़गी का दौर शुरू हुआ वीरभद्र सिंह जी के परिवार से। उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह वो नाराज़ रहे, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह वो नाराज़ नहीं, और आखिर में जाकर के अब हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कि हवा का रुख बदल रहा है। लेकिन अगर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकार बदलती है तो एक बार फिर से यही सवाल खड़ा होगा कि राजनीति में जिसको जनता चुन करके भेजती है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी रह जाती है, क्योंकि कभी भी सरकार को बीच से गिरा देना, कभी भी सरकार को बीच से तोड़ देना, अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को तोड़ती है सवाल उस पर भी खड़े होंगे, और अगर कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती है, तो सवाल उस पर भी खड़े होंगे
कि जनता ने आप पर विश्वास किया और आप उसके विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए, खुद को मजबूत नहीं रख पाए। और अगर ऐसे सवाल खड़े होंगे, अगर कांग्रेस की सरकार टूट जाती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस मजबूती के साथ अपनी दावेदारी इंडिया गठबंधन के अंदर रहते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे बड़े नेता हो राहुल गांधी, पेश कर रहे हैं, शायद उतने अच्छे से अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे। और हिमाचल की जनता शायद कांग्रेस को तब उतना प्यार न दे पाए जितना शायद वो उम्मीद लगा करके बैठे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।